Dear students, in last lecture we study about polysaccharides. प्यारे बच्चों, कल के हमने लेसन के अंदर पॉलीसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा था। उसमें यह पढ़ा था कि मोनोसैकेराइड्स के एक से अधिक अणु ग्लाइकोसिडिक बंध से आपस में जुड़ करके पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। आज इसी के टॉपिक का आगे बढ़ाते हुए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड वह एसिड जो केंद्रक या न्यूक्लियस में पाया जाता है उसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक मिशर। कौन सा? फ्रेडरिक मिशर ने सर्जिकल पट्टी घाव के ऊपर जो पट्टी बांधते हैं, सर्जिकल पट्टी में जो पस सेल्स होती है, मवाद कोशिकाएं होती है, उसके केंद्रक के अंदर इसकी खोज की थी। तो सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने सर्जिकल पट्टी में पाई जाने वाली मवाद कोशिकाओं में इसकी खोज की थी। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जिसमें बहुत सारे सब्सटेंस जैसे कि शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और फॉस्फोरिक एसिड पाए जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आपने पहले भी पढ़ा था। इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। यह दो प्रकार का होता है, एक तो होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है कि डीएनए में एक शर्करा या शुगर पाई जाती है जिसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर, जबकि आरएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर के स्थान पर राइबो शुगर इसके अंदर पाई जाती है। आज हम ये देखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, संरचना क्या होती है, किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, इनमें बॉन्डिंग कैसे बनती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए। तो डीएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा था, डीएनए की स्ट्रक्चर तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। पहला शुगर मीन्स शर्करा, सेकंड है नाइट्रोजन क्षारक, थर्ड है फॉस्फोरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, डीएनए तीन चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहला है शुगर, शर्करा, दूसरा होता है नाइट्रोजन क्षारक, और तीसरा है फॉस्फोरिक एसिड। अब ये तीन चीजों से मिलकर बना है। तो सबसे पहली बात आती है शुगर। तो ये देखिए, इधर एक शुगर की स्ट्रक्चर है, ये शुगर है। इस शुगर में 5 प्लेसेस पर, 5 स्थानों पर कार्बन है। ये 1 2 3 4 एंड 5 पर कार्बन है, और एक स्थान पर ऑक्सीजन है। यहां पर H भी है और OH भी है, ठीक है। बाकी HOH, H और CH2OH, ये स्ट्रक्चर इसके अंदर पाई जाती है। यदि इस तरह की शुगर हो तो इसको कहते हैं राइबोज शुगर, जो किस में पाई जाती है? आरएनए के अंदर पाई जाती है। यदि यहाँ पे जो 2 नंबर का कार्बन है, इससे यदि एक ऑक्सीजन हटा दें, तो अब ये ऑक्सीजन हटाने के बाद ये कौन सी शुगर बन गई? डीऑक्सीराइबो शुगर बन गई। फिर सुनिए, जो राइबो शुगर होती है उसमें 2 नंबर के कार्बन पर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा पाई जाती है, जबकि डीऑक्सीराइबोज में 2 नंबर के जो कार्बन होता है उस पर एक ऑक्सीजन जो परमाणु होता है वो कम होता है। डी का मतलब हटना, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, जिसमें से एक ऑक्सीजन कम हो जाती है उसको डीऑक्सीराइबो शुगर कहते हैं। सेकंड आता है हमारे पास नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब कैसे होता है महत्वपूर्ण, इसको हम देखेंगे। नाइट्रोजन बेस, जो 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। एडेनिन,
एडेनिन जिसको कहते हैं ए, ग्वानिन जिसको कहेंगे जी, साइटोसिन जिसको कहेंगे सी, एंड थायमिन, थायमिन जिसको कहेंगे टी। ठीक है, अब यदि बात करें तो एडेनिन और ग्वानिन इन दो को इंक्लूड करते हैं प्यूरिन में, और साइटोसिन और थायमिन इसको इंक्लूड करते हैं पिरामिडिन में। ये बात करते हैं डीएनए की। अब यदि आरएनए होता तो इसमें थायमिन नहीं होता, थायमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल, जिसको इंडिकेट करते हैं यू से। तो नाइट्रोजन क्षारक या नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर होती है। मुख्यतः 4 प्रकार का नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। इनको 2 ग्रुप में बांटते हैं। पहला होता है प्यूरिन। प्यूरिन में हम लेंगे एडेनिन और ग्वानिन को। प्यूरिन में किसको इंक्लूड करेंगे, एडेनिन और ग्वानिन को। पिरामिडिन में होते हैं साइटोसिन और थायमिन। ये तो किसमें, डीएनए। यदि आरएनए की बात करें तो आरएनए में थायमिन नहीं होगा, थायमिन के स्थान पे क्या हो जाएगा, यूरेसिल। तो यहाँ होगा साइटोसिन और यूरेसिल मिलकर पिरामिडिन का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये देखते हैं कि भाई इसकी संरचना कैसी होती है, कैसे इसकी संरचना होती है। आपने अभी अभी पढ़ा है कि एक नाइट्रोजन बेस का एक ग्रुप है प्यूरिन। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन को सम्मिलित किया जाता है। अब यहाँ देखें, इस पर 2 रिंग होती है। एक रिंग जो होती है षटफल की होती है, हेक्साएंगुलर रिंग है, षटफल की है, और एक होती है पंचफल की है, पेंटाएंगुलर रिंग होती है। ये दोनों रिंग मिला दें तो यहाँ पे 1, 3, 7 और 9, जो 1, 3, 7, 9 स्थान होते हैं, इस स्थान पे पाए जाते हैं नाइट्रोजन। बाकी स्थान जो होते हैं इस पे पाए जाते हैं कार्बन। तो यहां से नंबरिंग लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर 6 के बाद में देखो यहां से यहां 6 नहीं आएगा, 6 पहले यहाँ आएगा, 6 के बाद में 7, फिर 8, 9। इस तरह से देखें तो 1, 9, 3, 7, 1, 9, 3, 7 जो स्थान है इसके ऊपर नाइट्रोजन पाए जाते हैं। नाइट्रोजन मीन्स नाइट्रोजन अकेला नहीं है, NH2 है। आप यही चैप्टर केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे तो वहां तो आपको बैलेंसी सेट करनी पड़ेगी, और हमें केवल ये बायो में ये बताना पड़ता है आपको कि इसमें क्या प्लेसेस होती है, क्या इसका काम होता है, कैसे ये काम करता है बताना। बॉन्डिंग से हमें कोई लेना देना नहीं होता। ये तो होगी प्यूरिन। इसमें जो ये रिंग है दोनों, ये और ये दोनों को मिला के इसे कहते हैं इमेडाजॉल रिंग, इमेडाजॉल रिंग, इमेडाजॉल रिंग। तो ये है इमेडोजॉल रिंग, दोनों को मिला के। अब यदि बात करें पिरामिडिन की, तो पिरामिडिन के अंदर केवल एक रिंग पाई जाती है। जो 5 पेंटागोनल थी ना उसको हमने हटा दिया, तब क्या बची, एक। तो ये एक रिंग पाई जाती है जिसके पहले और तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन होता है, बाकी की जगह कार्बन होता है। ये प्यूरिन एंड पिरामिडिन। तीसरी इसकी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है, वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉस्फोरिक एसिड। केमिकल फॉर्मूला है इसका H3PO4, H3PO4। देखो ये ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, 4, हाइड्रोजन कितने, 3। केमिकल फॉर्मूला बनाए तो H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरस प्रदान करने का काम करता है। अब देखें कि सबसे पहले आपने वहां पे देखा था किसका फॉर्मेशन होता है, वो फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोसाइड का।
फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड इसमें आपने पहले पढ़ा, इसमें दो चीजें होती है। एक तो होता है शुगर और दूसरा होगा नाइट्रोजन बेस। शुगर और नाइट्रोजन बेस को जोड़ दें तो इसमें जो बनने वाली स्ट्रक्चर होती है वो बनने वाली स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसाइड कहलाती है। अब कैसे बनेंगे न्यूक्लियोसाइड? आपने शुगर की स्ट्रक्चर भी देखी है और आपने नाइट्रोजन बेस की भी देखी है। अब जहां जहां बॉन्डिंग बनती है ओनली मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं शुगर बनाता हूं। ये शुगर था, यहाँ H और OH था, ठीक है। बाकी सारा वही है, HOH हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये OH हो जाएगा। यदि RNA है तो यहाँ पे केवल DNA है तो यहाँ पे केवल H होगा, RNA है तो OH होगा। यहाँ H होगा, यहाँ CH2OH होगा। अब यहाँ पे हम जाते हैं नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस की जो इमेडोजॉल वलय थी इसको हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे था N9, ठीक है। अब आप कहेंगे भाई उल्टा क्यों बनाया? उल्टा इसलिए बनाया कि नाइट्रोजन बेस और OH ग्रुप पास आ जाए। यहाँ एक्चुअल में NH2 ग्रुप होता है तो यहां से एक बॉन्ड बनता है और किसका निष्कासन होता है? H2O का डिप्रेशन होता है। तो C1 और N9 यानी कि शर्करा के एक नंबर का कार्बन एटम जो होता है वह नाइट्रोजन के 9 नंबर के कार्बन एटम से बॉन्ड बना लेता है और उस बॉन्ड बनाने के कारण न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। सेकंड, न्यूक्लियोसाइड के बाद में आता है न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन। न्यूक्लियोटाइड का तो इसमें आपने पढ़ा है शुगर, नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड, इसमें तीनों चीज आएगी। शर्करा भी आ गई, नाइट्रोजन बेस भी आ गया और फॉस्फोरिक एसिड भी आ गया। तो दो चीजें तो ये क्या है? शुगर, ये क्या है? नाइट्रोजन बेस। अब इसमें जोड़ना क्या है? इसमें एक और चीज जोड़नी है, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये फॉस्फोरिक एसिड जो होता है ये किससे जुड़ेगा? ये फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा 3 नंबर के कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है। यानी कि फॉस्फोरिक एसिड शर्करा के 3 नंबर के कार्बन एटम से फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है। तो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनी यहां से यहां तक की कहते हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोरस एस्टर बॉन्ड से जुड़ जाता है, डाई एस्टर बॉन्ड से जुड़ जाता है और जुड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण करता है। अब कैसे जुड़ता है मैं ये आपको बता रहा हूं। मान लीजिए ये शुगर है और ये नाइट्रोजन बेस है। ये शुगर है, यहां पे था ये फास्फोरिक एसिड, ये नीचे वाले से जुड़ गया इस तरह से, ये फास्फोरिक एसिड से जुड़ा। अब नाइट्रोजन बेस 4 थे,
एडेनोसिन हमेशा थायमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जुड़ा रहता है। ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जुड़ा रहता है। GC या CG ये इंटरचेंज आपस में आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये इससे नहीं जुड़ सकता। तो देखिए ये न्यूक्लियोटाइड चेन किस तरह से बनती है कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से आपस में जुड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण करता है। इसमें एक चेन का 5 एंड सिरा, दूसरी चेन का 3 एंड सिरा, इसका 3 एंड सिरा और इसका 5 एंड सिरा, मतलब ये एक दूसरे की उल्टी होती है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कंपटीशन में भी ज्यादातर आता है, कि जो डीएनए होता है उसकी चेन जो होती है प्रति समांतर एंटी पैरेलल क्यों होती है? उसका कारण है ताकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए नाइट्रोजन बेस पास पास आ जाए, इसीलिए यह प्रति समांतर या एंटी पैरेलल होती है। तो इस तरह से जुड़ती है। अब आपने देखा भाई डीएनए तो बल खाई सीढ़ी के समान होता है, तो इस तरह से ये दोनों चेन एक बल खाई सीढ़ी के समान हो जाती है। इसमें यूं ऐंठन आ जाता है, ऐंठन आ जाएगा तो बल खाई सीढ़ी, जैसे 2 आप तार लेते हैं, वो तार को यूं ऐड देते हैं तो कैसे आ जाती है? इस तरह से। तो बल खाई सीढ़ी के समान आ जाता है। एक का 3 एंड होगा, एक का 5 एंड, एक का 5 एंड होगा, एक का 3 एंड, ये नाइट्रोजन बेस है। तो ध्यान रखना ए हमेशा किससे जुड़ता है? टी से। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर? 2। टी ए से भी जुड़ सकता है, मतलब ये 2 आपस में जुड़ सकते हैं। और जी हमेशा किससे जुड़ा रहता है? सी से। कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से एक डीएनए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ये डीएनए मॉलिक्यूल्स आप जानते हैं, इसका काम क्या होता है? डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। तो स्टूडेंट्स, ये डीएनए मॉलिक्यूल्स, इस पे कंप्लीट क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। नोट्स के लिए आप बिल्कुल चिंता मत करना, समझना भी जरूरी है, नोट्स उतारना ही पर्याप्त नहीं होता है, समझना भी जरूरी है, समझ के नोट्स उतारना चाहिए। कुछ बच्चों की आई थी कि भाई चैप्टर शुरू हुआ नहीं, उससे पहले नोट्स नहीं, तो पहले आप उस चैप्टर को समझिए। नोट्स तो हम उतार लेंगे, नोट्स में इसकी आपको भेज दूंगा, आप उसको आसाम से उतार लेना। थैंक यू।